नाज़रीन मोहतरम, पिछली किस्त में आपने देखा था कि खान अपने मतलब के लिए किस तरह एक घराने को अपना गर्विदा बना लेता है और उन्हीं की लड़की से मोहब्बत का ढोंग रचाता है ताकि उसे इंडिया में एक कबर मुयस्सर आ सके। इसी दौरान उस लड़की से एक तरफ तो मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ होटल में उसकी सुलक्षणा से मुलाकात हो जाती है। आखिर सुलक्षणा कौन है जो खान से इस तरह टकरा चुकी है? अब अगली किस्त मुलाहिजा फरमाएं। होटल से वो सीधा रमा ही के पास चला आया था। घर के बाकी लोग भी आ चुके थे और इसका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बूढ़ा सहाय और उसकी बीवी तो इस पर मर मिटे जा रहे थे। शायद सहाय ने उन्हें बता दिया था कि लड़का सोने की कान है। सभी उसकी खिदमत पर कमर बस्ता थे। अरुण कुमार की इस तरह अचानक आमद उनके लिए बहुत खुशी का बाइस बनी थी। बूढ़े जगन्नाथ सहाय ने उसका तारुफ अपने बेटे की हैसियत से लोगों में करवाया था और वहां मौजूद लोगों की अक्सरियत इस बेटे को हसद और कुछ शक की निगाहों से देख रहे थे। रात गए तक उसने शादी की तकरीबात में शिरकत की। हर जगह रमा उसको नुमायां नजर आई। उसके चेहरे पर नजर ठहरती ही नहीं थी। रमा ने भी 20 मरतबा मुख्तलिफ बहानों से अपना आप उसे दिखाया था। वो औरत थी और कुदरत ने उसे ये खूबी वदीयत की थी कि मर्द के चेहरे को देखकर उसके दिली जज्बात का अंदाजा लगा सके। वो महसूस कर सकती थी कि जिस तरह दौरान सफर वो अरुण कुमार की तेज नजर की घायल हो गई थी, कुछ इसी कैफियत में अब अरुण कुमार भी मुब्तला हो चुका था। रात गए वो इन लोगों से रुखसत तलब करके होटल जाने लगा तो सहाय की बीवी पाजिद थी कि वो इनके साथ ही रहे। लेकिन इस दौरान तकरीबन आध घंटे तक अरुण कुमार तन्हाई में जगन्नाथ सहाय को समझा चुका था कि उसने किस तरह अपने बिखरे हुए पैसे होशियारी से इकट्ठे करने हैं ताकि उसके घर वालों को उसकी किसी हरकत पर शक न गुजरे। इसलिए शायद सहाय ने इशारे से अपनी बीवी को मना कर दिया कि वो खान की मर्जी में कोई दखल न दे। रमा उसे सड़क पर छोड़ने आई थी। रात के 10 बज चुके थे लेकिन अभी तक शहर में रात के आसार नजर नहीं आ रहे थे। जिंदगी दिन की तरह मुकम्मल बेदार थी। मार्केटें खुली थी और कारोबार जिंदगी अपने अरूज पर था। जी तो नहीं चाहता था जाने को लेकिन मजबूरी है। उसने चलते चलते रमा से कह ही दिया, आप वापस तो आएंगे ना दिल्ली? मैं आपका बहुत इंतजार करूंगी। रमा से भी रहा न गया। मैं दिल्ली जरूर आऊंगा और कभी वापस नहीं जाऊंगा। उसने एक इलेक्ट्रिक पोल के करीब रुककर बड़े ड्रामाई अंदाज में रमा की आंखों में झांका। सच, रमा बेकाबू हुई जा रही थी। सच। खान ने अपने हाथ उसके बड़े हुए हाथ की तरफ बढ़ाकर उसे मजबूती से थाम लिया। वक्त की नब्जें तो जैसे थम गई थी। जाने कब तक वो इसी तरह बेखुदी के आलम में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते कि करीब से गुजरती एक मोटरसाइकिल सवार ने बहुत जोर से उनके नजदीक पहुंचकर हारन देकर दोनों को चौंका दिया था। अच्छा, नमस्कार। खान ने दोनों हाथ बांधकर उसे प्रणाम किया। नमस्कार। रमा के होंठ कपकपाए। उसने लरजते हाथ अपने सीने पर इस्तेआदा कर लिए थे। होटल की सीढ़ियों की तरफ अभी उसका पहला कदम ही उठा था जब एक नुस्वानी आवाज ने उसके कदम थाम लिए। किसी ने उसका नाम लेकर उसे मुखातिब किया था। गर्दन मोड़ने पर उसकी नजर सुलक्षणा पर पड़ी। ओह डियर, कहाँ चले गए थे तुम इतनी देर? उसने शिकायती लहजे में खान को मुखातिब किया। मामला ही ऐसा था देवी जी, वरना आपकी सोबत तो मुकद्दरों वालों को ही मिलती है। अच्छा, बस ज्यादा बनाओ नहीं, आओ कमरे में चलते हैं। उसने बड़ी बेतकल्फी से खान का बाजू पकड़ लिया। खान ने भी कुछ कम बेतकल्फी का मुजाहिरा नहीं किया था। वो फिलहाल अपने किसी भी अमल से खुद को अबनॉर्मल जाहिर करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। सुलक्षणा की कमर में हाथ डाले वो यहाँ तक आया था। कमरे में दाखिल होते ही सुलक्षणा ने ऐसी बेहुदा हरकत की जिस पर वो बौखला कर रह गया था, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। अभी तक वो इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। कभी वो इसे कोई मजलूम और ठुकराई हुई लड़की दिखाई देती और कभी कभी जरूरत से ज्यादा चालाक। वो कोई ऐसी गिरी पड़ी औरत नहीं थी कि उसे खान जैसा और कोई इस शहर में मुयस्सर ही न था। फिर ऐसी क्या बात है? उसने खुद से सवाल किया और उसके जहन ने फौरन तस्वीर का दूसरा रुख उसे दिखाना शुरू कर दिया। एक्सक्यूज मी डियर, उसने खान को मुखातिब किया और अपना बड़ा सा पर्स वहीं मेज पर फेंक कर बाथरूम में जा घुसी। एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह अचानक ही उसके जहन में लपका। एक लम्हा जाया किए बगैर खान ने पर्स उठा लिया। पर्स लॉक नहीं था। पहली ही जेब खुलने पर उसकी नजर इशारिया 5 बोर के नन्हे से पिस्तौल पर पड़ी। मजीद कुछ देखे बगैर उसने पर्स बंद कर दिया। इस अमल में वह मुश्किल 1 मिनट सरफ हुआ था। जिस तरह उसने पर्स खोलकर दोबारा बंद किया था, कोई होशियार आदमी भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि पर्स खोलकर देखा गया है या इसके रखने की जगह तब्दील हुई है। वो पिस्तौल देखकर एक लम्हे के लिए चौंका जरूर था, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल था। थोड़ी देर बाद ही सुलक्षणा बाहर निकल आई। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? उसने चहकते हुए पूछा। जो तुम्हारा दिल चाहे। मैं तो बुरी तरह खाना खा कर आया हूँ। उसने अपने लिए मैदान साफ करते हुए कहा। काफी मंगवा लेते हैं, जो तुम्हारी मर्जी।
सुलक्षणा उसके और नजदीक आ गई। खान ने कुछ सोचा और एक प्लान फौरन उसके जहन में आ गया। बैरे की काफी लाने तक वो इसकी हर बेहुदा हरकत का जवाब उससे ज्यादा गर्मजोशी के साथ देता रहा। काफी उसके लिए सुलक्षणा ने ही तैयार की थी। उसने एक अदाए खास से खम खाते हुए खान को काफी पेश की थी। काफी की चुस्कियां लेता हुआ वो अचानक ही उठ खड़ा हुआ। उसकी यह हरकत सुलक्षणा को उलझा देने के लिए काफी थी। मेरा ख्याल है अब तुमको खुल ही जाना चाहिए। खान का वार इतना भरपूर और अचानक था कि वाकई सुलक्षणा बुखला कर रह गई थी। मैं समझी नहीं। उसने उठना चाहा। मैं हिंदी बोल रहा हूँ मिस सुलक्षणा, या जो कोई भी हो तुम। खान का लहजा बड़ा सर था। सुलक्षणा जो चंद सेकंड इसी अंदाज में बैठी कुछ सोचती रही, फिर उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे के तासरात बिल्कुल बदल चुके थे और थोड़ी देर पहले तक जो फाहशापन और मक्कारी उसकी शक्ल से झलक रही थी वो गायब हो चुकी थी। इस वक्त खान को वो कोई 12 साल की मासूम लड़की नजर आ रही थी। हाँ मिस्टर अरुण कुमार, आपका अंदाजा ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा अंदाजा आपके मुताल्लिक ठीक था। फिक्र के आखिरी हिस्से पर खान का सारा जिस्म ही तो लर्ज उठा था। मेरा ताल्लुक खुफिया पुलिस से नहीं, पहले तो ये बात जहन नशीन कर लीजिए। अलबत्ता इन लोगों से जरूर है जो जेरे जमीन अपनी सरगर्मियां जारी रखते हैं। कुमार साहब, पहले रोज आप जब बठिंडा बस स्टैंड पर उतरे थे तो हमारे ग्रोह के आदमी को आप पर शक गुजरा था। क्या आप हमारे काम के आदमी हो सकते हैं? क्या काम करते हो तुम लोग? खान ने बड़े सर्द लहजे में उसकी बात काटी। बहुत से काम, कोई भी गलत काम। मुझे सब कुछ बताने का हुक्म नहीं, क्योंकि मेरी हैसियत इन लोगों के नजदीक मामूली से फाशा के सिवा और कुछ नहीं। देखो, मुझे बनाने की कोशिश न करो। मेरा ग्रोह तुमसे भी ताकतवर है, जिसका एक सबूत तो यही है कि मैं तुम्हें जान चुका हूँ। खान ने उसकी आंखों में झांका। सुलक्षणा ने दौरान गुफ्तगू अपने पर्स की तरफ सरकना शुरू कर दिया। गो कि उसने ये हरकत बहुत ही नामानूस अंदाज में की थी, लेकिन खान की उकाबी नजरों से वो महफूज ना रह सकी। ज्यादा चालाकी अच्छी रही होगी तुम्हारे लिए। उसने काफी की प्याली पकड़ते हुए दूसरे हाथ से उसका पर्स भी उठा लिया। काफी का एक लंबा घूंट भरकर उसने प्याली मेज पर रख दी और खुद मुड़कर करीबी सोफे पर बैठना चाहा। जैसे ही वो सोफे की तरफ घूमा, खड़ी हुई सुलक्षणा के जिस्म में हरकत पैदा हुई। उसने अपने दांत में खान को बेखबर पाकर उस पर चुस्त लगाई थी। सुलक्षणा के पांव और खान की टांग एक साथ चले थे और हवा ही में वो वापस पलंग पर आन गिरी थी। उसे अपना पेट कटता हुआ महसूस हो रहा था। खान बगैर रुके कुछ कहे बड़े इत्मीनान से अपनी जगह बैठ गया। अगर तुम्हारे पास साइलेंसर हो इस पिस्तौल पर फिट करने के लिए तो मैं तुम्हें अपने जिस्म पर 6 गोलियां चलाने की इजाजत भी दे सकता हूँ, लेकिन अफसोस शोर और हंगामा मुझे पसंद नहीं। खान ने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। उसके अचानक बदलते हुए रूप ने सुलक्षणा को बुखला कर रख दिया था। उसे ये शख्स कोई बहुत बड़ा अजियत पसंद नजर आने लगा था, जो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारने का कायल हो। खान ने उसका सारा पर्स मेज पर उलट दिया था और वो छोटा सा सिक्योरिटी कार्ड उठाकर देखने लगा था, जिस पर सुलक्षणा की सरकारी शनाख्त दर्ज थी। वो लेडी इंस्पेक्टर CID। उसके होंठ दायरे की शक्ल इख्तियार कर गए। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, ना ही तुम्हारे मुतल्लिक अभी कोई मुश्तबा रिपोर्ट दी है। मुझसे झूठ क्यों बोला था? मिस्टर कुमार, ये मेरी ड्यूटी थी। मेरा फर्ज था कि जब तक तुम्हारे मुतल्लिक मुतमिन ना हो जाऊं, तुम्हें अपनी असलियत से आगाह न करूं। तुम देख सकते हो मैंने अपना नाम तुम्हें सही बताया है। मिस सुलक्षणा, मैं तुम्हें अपने मुतल्लिक बहुत कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम भी गलत है, पहचान भी। मैं मुंबई से आया हूँ यहाँ सिर्फ एक बात का पता लगाने के लिए कि हाल ही में सरहद पार से हमारे लिए जो अफीम आई थी उसकी मुखबरी करने वालों को पुलिस ने कहाँ छुपा रखा है, और मुझे अब इस बात का इल्म हो चुका है। अपने गधे अफसरों से कह देना कि जल्द बदेर हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग उसे बचा नहीं सकते। अफसोस ये इतला इन लोगों को उस वक्त मिलेगी जब मैं यहाँ से जा चुका हूँ। देखो कुमार, गो तुम्हारा पेशा ऐसा ही है, लेकिन मुझ पर एतबार करो, मैं वाकई तुमसे बहुत मुतासिर हो गई हूँ। उसने पांच साहब पलटना चाहा, लेकिन खान जान चुका था कि वो अब भी डबल करास कर रही है। मैं अछूत घराने का लड़का हूँ मिस सुलक्षणा, जानती हो आज लाखों में क्यों खेल रहा हूँ। सुलक्षणा ने उसकी तरफ बड़ी मुल्तजी लेकिन इस्तफामिया नजरों से देखा, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी पर एतबार नहीं करता। तुम बेवकूफी करोगे। ये होटल हमारे आदमियों से भरा पड़ा है मिस्टर कुमार। हम इतने जाहिल नहीं कि अपने अफसरान की जान को खतरे में डालकर बेनियाज होकर बैठ जाएं। जैसे ही तुम अकेले नीचे उतरोगे मारे जाओगे। सुलक्षणा ने आखिरी हथियार भी आजमाने का फैसला कर लिया था। यह तो और भी अच्छा है, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की का अपने हाथों गला घोंटने के बाद किस काफिर का जी चाहेगा जिंदा रहने को। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और वाकई सुलक्षणा सहम कर रह गई। ऐसे नौजवान खूबसूरत और अजियत पसंद मुजरिम से उसका पाला आज पहली मर्तबा पड़ा था। अचानक ही खान की छठी हिस्स ने इसे एहसास दिलाया कि ये लड़की वक्त जाया कर रही है। अगर उसकी बात सच ही थी तो ये मुमकिन था कि उसके नीचे मौजूद साथी ऊपर चले आए। वो उठकर खड़ा हो गया और सुलक्षणा के बिल्कुल करीब आ गया। मेरा ख्याल है हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए।
बिजनेस अपनी जगह, लेकिन ऐसी खूबसूरत रात और तुम्हारे कुर्ब से फायदा न उठाना भी तो कुफराने नेमत होगा। उसने अपना लहजा बदलने की इतनी शानदार अदाकारी की थी कि दिल ही दिल में बेख्तियार उसने खुद को दाद दी। उसकी आवाज हवस के मारे तमाशबीन की सी हो गई थी और ये शायद सुलक्षणा की आरजू भी थी। ओह जरूर, उसने खुद सपुर्दगी के आलम में सिसकारी भरी। खान के हाथ बड़े वहशियाना अंदाज से उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। सुलक्षणा ने यही जाना कि वो उसे अपनी आगोश में ले लेगा, लेकिन खान कोई भी मामूली सी लग्जिश का मामूली सा खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि कमरा साउंड प्रूफ नहीं और वो सुलक्षणा को चीखने का मौका देने के लिए भी तैयार नहीं था। उसके आगे को बढ़े हुए दोनों हाथ उसके कंधे पर जम गए और दाएं हाथ का अंगूठा गर्दन के नजदीक एक मखसूस रग में गड़ गया। सुलक्षणा को यह एहसास जरूर हो रहा था कि उसकी जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज निकालने पर उसे कुदरत नहीं रही थी। जाने खान ने उसके जिस्म की कौन सी रग दबा दी थी कि सारा जिस्म सुन्न होकर रह गया था। वो अपने किसी अज़ू को हरकत देने के काबिल ही नहीं रही थी। चंद सेकंड के अंदर ही उसका जहन तारीकियों में डूबने लगा और डूबता चला गया।